हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे एनसीएफ 2020 जो हम देख रहे हैं, उसी में हम आगे देखेंगे बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाषा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए पूछे जाते हैं, आपको इस वो सारे क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे सीटेट हो या टीजीटी पीजीटी हो। तो भाषा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और सीटेट में तो लगभग 10-15 क्वेश्चन भाषा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, पेडागोजी जो पूछी जाती है भाषा से रिलेटेड 15 नंबर की लगभग पूछी जाती है। तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 की अब तक बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो आपको जो भी चैप्टर देखना है, जो भी टॉपिक देखना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वो जो लिंक डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। यह सर्व विवादित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा या मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि कई बार बहुभाषी परिवारों में परिवार के अन्य सदस्य द्वारा बोली जाने वाली एक ही घरेलू भाषा हो सकती है। तो कभी कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। देखो, इनका कहने का मतलब है कि जो बच्चा है वो सबसे अच्छी तरह से कब सीखेगा, जब उसकी मातृभाषा में उसको सिखाया जाएगा। मातृभाषा से मतलब है कि जो उसके माता पिता बोलते हैं वही लैंग्वेज बच्चा बोलेगा, जो माता पिता बोलेंगे। ठीक है, तो जो जिस भाषा में माता पिता बात कर रहे हैं उसी भाषा को बच्चा सीख रहा है, तो बच्चे को उसी भाषा में सिखाया जाए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि स्थानीय भाषा या मातृभाषा में बोला जाता है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मातृभाषा या स्थानीय भाषा में अंतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे परिवार है आपका बिहार का, ठीक है, जो अवधी भाषा बोलता है। अब वो परिवार आके यहाँ दिल्ली रहने लगे, है ना, तो घर में तो अवधी बोली जाएगी, लेकिन वहाँ की स्थानीय भाषा क्या हो गई? वहाँ की स्थानीय भाषा हो गई हिंदी। अब जैसे दिल्ली में तो ज्यादातर लोग हिंदी बोलने वाले मिलते हैं, लेकिन उसके परिवार में अवधी बोली जा रही है। तो कई बार क्या होता है, डिफरेंस होता है परिवार की भाषा में और स्थानीय भाषा में। ठीक है, मतलब बहुत कम ये देखने को मिलता है। ज्यादातर जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनके घरों में ये चीज देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, जैसे अलग अलग स्टेट के से आए हुए लोग एक ही परिवार के हो सकते हैं। जैसे उनकी मम्मी कोई अलग भाषा बोलती है, उनकी दादी कोई अलग भाषा बोलती है, उनकी बुआ कोई अलग भाषा बोलती है, और उनकी जो ताई है वो अलग भाषा, क्योंकि हो सकता है कि वो सारे लोग अलग अलग स्टेट से हों। तो कई बार क्या होता है, परिवार में एक ही भाषा बोली जाती है और कई बार बहुत सारी भाषा परिवार में बोली जाती है। ठीक है, आपने आसपास में परिवारों को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि जैसे अलग अलग स्टेट से महिलाएं आती हैं शादी करके, तो उनकी लैंग्वेज क्या है, अलग अलग होती है। तो इसलिए इन्होंने बताया है कि बच्चे के परिवार का जो माहौल है, कई बार एक ही भाषा होती है मातृभाषा, और कई बार मातृभाषा और भी भाषा होती हैं घर में। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कभी कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। ठीक है, अब क्या है, जो मातृभाषा है या स्थानीय भाषा है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। आपको पता चल गया ना कैसे डिफरेंट होगी, कि अगर वो किसी दूसरे स्टेट का परिवार किसी दूसरे स्टेट में रहेगा तब। जहां तक कि संभव हो सके कम से कम 5, यानी कि क्लास 5 तक। लेकिन बेहतर यही होगा कि क्लास 8 तक और उसके आगे भी शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा हो या क्षेत्रीय भाषा। देखो, इन सब का मतलब एक ही है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग अगर आपको लगे कि ये अलग अलग है तो अलग अलग नहीं है, सारा कुछ एक ही है। ठीक है, इसके बाद घर या स्थानीय भाषा को जहां भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। अब देखो, ये कह रहे हैं कि कम से कम बच्चा जब 5th क्लास तक रहे, जब तक वो कम से कम स्थानीय भाषा में सीखे, यानी कि अपनी घर की भाषा में सीखे, बेहतर रहेगा उसके लिए। और कम से कम तो क्लास 5 तक, और नहीं तो क्लास 8 तक। ठीक है, क्लास 8 तक उसको स्थानीय भाषा में ही सीखना चाहिए। इसके बाद घर या स्थानीय भाषा को जहां भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूलों की अनुपात, ये जो नियम है
स्थानीय भाषा का जो नियम है इसको सार्वजनिक यानी कि सरकारी स्कूल भी फॉलो करेंगे और इसको प्राइवेट स्कूल भी फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषा या मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे संविधान में भाषाएं दी हुई हैं, ठीक है, लगभग 22 भाषा दी हुई हैं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में संविधान के, तो ये कह रहे हैं कि हर विषय को हर स्टेट की भाषा में आपको मिलेगी। ठीक है, हर सब्जेक्ट, चाहे विज्ञान है, चाहे गणित है, चाहे आपका सामाजिक विज्ञान है यानी कि एसएसटी है, तो सारे सब्जेक्ट जो है वो सारी लैंग्वेजेस में मिलेंगे ताकि बच्चा आराम से अच्छे से उसको सीख सके। ठीक है, देखो मेन प्रॉब्लम यही होती है, मेन जो होता है साइंस में, कि वो जितनी भी साइंस है, अगर आप उच्च क्लासों में जाएंगे, यानी कि आप अगर 11th 12th में जाएंगे या आप बीएससी करेंगे, तो सारी की सारी जो बुक है वो लगभग लगभग इंग्लिश में ही है। ठीक है, अब इंग्लिश कुछ बच्चों को नहीं समझ में आती क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि इंग्लिश की नहीं है, उनके घर में इंग्लिश नहीं बोला जाता था, या उनको ट्यूशन नहीं मिले इंग्लिश की, कुछ भी कारण हो सकता है, तो वो क्या रह जाते हैं, वो विज्ञान को नहीं पढ़ पाते हैं, आगे आगे वो साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं। अब इस समस्या को हल किया जाएगा 2020 के राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत, और ये जो पहल है ये हो भी रही है। महाराष्ट्र में एक कॉलेज की स्थापना हुई है जिसमें जो मेडिकल की पढ़ाई है वो हिंदी में कराई जाएगी। ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई यानी कि डॉक्टरी की जो पढ़ाई है वो हिंदी में भी कराई जाएगी। अब तक जो डॉक्टरी की पढ़ाई है, जो एमबीबीएस है, वो अब तक इंग्लिश में ही होता आया है। ठीक है, पूरा सिलेबस, और आपने विज्ञान कभी ना कभी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि विज्ञान को ज्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि कॉमर्स के भी बहुत सारी चीजें इंग्लिश में ही होती है, जबकि वहाँ का जो कॉमर्स का जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है वो पूरा की पूरा इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो आप समझ पा रहे होंगे ना कि ये पहला क्या कह रहा है, ऐसे मामलों में जहां घर की भाषा की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, मतलब जहां जो घरेलू भाषा जो बोल रहा है बच्चा, अगर उसमें पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है यानी कि उसमें किताब उपलब्ध नहीं है, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद की भाषा जहां संभव हो वहां घर की भाषा बनी रहेगी। ठीक है, मतलब जितना संभव हो सकेगा उतना ये इस चीज को फॉलो करवाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसमें शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषा शिक्षा अधिगम प्रणाली के तहत शिक्षा अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी अप्रोच का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा। एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होना आवश्यक नहीं है। देखो इस आगे की वाली लाइन में इन्होंने ये बोला है कि मान लो कि कुछ किताबों को हर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ना संभव हो सका। ठीक है, कई बार स्थानीय भाषा, अब 22 भाषा थोड़ी है हमारे देश में, तो बहुत सारी भाषाएं है ना, तो अगर कुछ स्थानीय भाषा ऐसी है जिनमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता पूरा की पूरा सिलेबस, तो उनके लिए क्या है कि जो शिक्षक है वो दो भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक भाषा जो किताब में लिख ली, जैसे कोई किताब है मान लीजिए इंग्लिश की है, ठीक है, उसमें मान लीजिए कोई साइंस की बुक है, केमिस्ट्री की या फिजिक्स की, तो उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब उस बुक को अगर बिहार में पढ़ाया जा रहा है तो वो अवधी भाषा का प्रयोग करेगा समझाने के लिए टीचर। ठीक है, अगर पंजाब में पढ़ाया जा रहा है तो समझाने के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग करेगा। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कुछ प्राइवेट स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है, जब टीचर पढ़ाती है तो उनको हिंदी में ही समझाती है ना, जबकि लिखा होता है इंग्लिश में। ठीक है, पेपर में भी वो इंग्लिश में ही लिखेंगे बच्चे, लेकिन जब वो टीचर समझा रही है तो वो हिंदी के शब्दों का प्रयोग करती है। बिल्कुल इन्होंने यही सारी चीजें बोली हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है जैसा कि अनुसंधान से स्पष्ट होता है कि बच्चे 2 से 8 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, 2 से और 8 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो कोई भी भाषा बहुत आसानी से सीख लेते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि 2 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनको उनके स्तर से, मतलब जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं उस जो बच्चों का स्तर है उस स्तर से उनको बहुभाषा सिखाई जाएगी। ठीक है, जैसे फोनिक साउंड से आजकल इंग्लिश सिखाई जा रही है। ठीक है, हिंदी तो बच्चे जानते ही हैं, वही घर में बोली जा रही है, और उनको फोनिक साउंड से इंग्लिश सिखाई जा रही है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें जापानीज या फ्रांस की लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है। तो इन्होंने बोला है कि थोड़ा 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 बच्चों को ये भी ज्ञान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होगा।
फाउंडेशन स्टेज यानी कि क्लास 2 तक की बात हो रही है, ठीक है, कक्षा 2 तक की शुरुआत, और उसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर दिया जाएगा। यानी कि मातृभाषा में तो पढ़ाना ही नहीं है उनको, ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा आपको लैंग्वेज सिखानी है तो वो आप अलग से सिखा सकते हैं, ठीक है, बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार। नेक्स्ट है इसमें सभी भाषाओं को एक मनोरंजन और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा। यानी कि पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा कि बच्चों को मजा आएगा, ठीक है, खेल खेल में या पजल्स के द्वारा, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है इसमें बहुत सारी संवादात्मक बातचीत होंगी और शुरुआती वर्षों में पढ़ने और बाद में मातृभाषा में लिखने के साथ साथ ग्रेड 3 यानी कि क्लास 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं को पढ़ाने और लिखने के कौशल को विकसित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि थर्ड क्लास से आगे की जो क्लास रहेंगी उसमें मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी पढ़ाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और विशेष रूप से संविधान की 8वीं अनुसूचित सूची में वर्णित सभी भाषाओं को बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश एक बड़ा प्रयास है। यानी कि अब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट भाषा के शिक्षकों की भी भर्ती होगी, और इसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऊपर ये बताया गया था, मैंने पढ़ा था इसमें, अब मैंने जो इससे पहले जो पार्ट मैंने कराए हैं, इसके चैप्टर्स कराए हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्या कह रहे हैं कि जो टीचर है वो किसी भी स्कूल में पढ़ाएगा तो वहां उस स्थान की स्थानीय भाषा जानता होगा, ठीक है, मतलब ऐसे टीचरों की भर्ती की जाएगी जो वहां की स्थानीय लैंग्वेज को जानते होंगे। अब जैसे भर्ती होती है तो कोई भी किसी भी स्टेट का जो टीचर है वो सेलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए यूपी में और बिहार में दिल्ली के कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड और सीटेट किया हुआ है, तो वहां पर उनकी भर्ती हो जाती है ना। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करेंगे ये, अब क्या करेंगे ये, अब ये करेंगे कि जिस स्टेट का होगा उस स्टेट के जो जिस क्षेत्र के स्कूल के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उस क्षेत्र की भाषा उस शिक्षक को आनी चाहिए, ताकि वो बच्चों से अच्छे से बच्चों से बातचीत कर सके और उनको चीजों को अच्छे से समझा सके, ठीक है, यही सारी चीजें इसमें कही गई हैं। नेक्स्ट है इसमें कहा गया है राज्य विशेष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य और अपने अपने राज्यों में त्रिभाषा फॉर्मूले को अपनाएंगे। त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, एक तो स्थानीय भाषा हो गई, जिस भाषा में बच्चा बात कर रहा है वो हो गई, एक हिंदी हो गई, राष्ट्रीय भाषा हो गई, ठीक है, और एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। और हमारे यहाँ फॉरेन लैंग्वेज में अधिकतर इंग्लिश ही सिखाई जाती है, ठीक है, कई जगह दूसरे देशों की भी लैंग्वेज सिखाई जा रही है लेकिन इंग्लिश ही ज्यादा सिखाई जाती है स्कूलों में, ठीक है, जहां तक मुझे जानकारी है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि और साथ ही देश में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आपस में द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीकी का वृहद उपयोग किया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो नेक्स्ट है इसमें 13 पैरा, संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघों की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालांकि 3 भाषाओं के इस फॉर्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा, किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा कि जो त्रिभाषा फॉर्मूला है क्या पूरे भारत में सरकार अनिवार्य रूप से लागू कराएगी, तो आपको बोलना है नहीं, उन्होंने बोला है किसी भी राज्य पर हम थोपेंगे नहीं ये भाषा, राज्य खुद डिसाइड करेगा, मतलब राज्य का भी इंटरफेयर रहेगा, क्योंकि शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची यानी कि राज्य भी उस पर सोचेगा, विचारेगा, काम करेगा, ठीक है, बजट पेश करेगा, और केंद्र भी, तो दोनों की जिम्मेदारी है, शिक्षा स्वास्थ्य दोनों की जिम्मेदारी है, राज्य की भी और सरकार की भी, ठीक है। तो इस पर किसी भी राज्य पर ये जो नियम है ये थोपा नहीं जाएगा कि भाई तुम्हें 3 लैंग्वेज सिखानी ही पड़ेंगी, ठीक है, राज्य की अपनी मर्जी है कि वो कितनी लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखाना चाहता है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, देखो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्य, क्षेत्र और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, यानी कि छात्र भी स्वयं ये विकल्प चूज करेंगे कि उनको कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है और कौन सी नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई उनको जबरदस्ती बोला जाएगा कि तुम्हें ये पढ़नी ही है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विशेष रूप से जो छात्र 3 में
से एक या एक से अधिक भाषा को बदलना चाहते हैं वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं। यानी कि वही चीज है कि बच्चों को जो लैंग्वेज पढ़नी है वो लैंग्वेज वो बच्चे पढ़ सकेंगे। ठीक है, एक ही बात को बार बार इन्होंने दोहराया है। नेक्स्ट पैरा हम देखेंगे, इस संबंध में उच्चतर गुणवत्ता वाली विज्ञान और गणित में द्विभाषा पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्रियों को तैयार करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, द्विभाषा का मतलब समझ रहे हैं आप, एक तो इंग्लिश में होता ही है गणित और विज्ञान, और दूसरी लैंग्वेज में भी तैयार किया जाएगा। जैसे आपका सीटेट का पेपर आता है ना, हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है, आपको जहां से समझ में आ रहा है, इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो वहां से सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी में समझ में आ रहा है तो वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से गणित और विज्ञान की जो बुक है वो उनका जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा वो 2 लैंग्वेज में तैयार किया जाएगा। ठीक है, ताकि विद्यार्थी दोनों विषयों पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा या मातृभाषा या इंग्लिश दोनों में सक्षम हो सके। ठीक है, जैसे बिल्कुल सेम सही उदाहरण है इसका, सीटेट का जो पेपर है उस तरह से ही ये बनाएंगे मैथ की और विज्ञान की बुक। देखो ये जो शिक्षा नीति है इसमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी की गई हैं और मैंने बहुत अच्छे से इसको गहराई से पढ़ा है तो मैं समझ सकती हूँ कि इन्होंने बहुत सारी चीजें बहुत सही सही बोली है। लेकिन ये इनका ये जो नियम बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, इसको लागू होने में लगभग लगभग 2030 तक का टाइम लग जाएगा। लगभग 10 साल अभी इस शिक्षा नीति पर अगर निरंतर कार्य होता रहा, सरकारें ध्यान देती रही शिक्षा क्षेत्र में, तो 10 साल में ये नीति पूरी तरह से लागू हो पाएगी जो 2020 में बनी है। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्डर पास कर देना एक अलग चीज होती है और बहुत आसान होता है, लेकिन पूरे देश में उस चीज को लागू कराना वाकई बहुत टफ होता है। अब बुकों में इतनी ज्यादा फेरबदल की जाएगी तो एक दिन का काम थोड़ी ना है सिलेबस चेंज करने का, एक एक बुक के सिलेबस चेंज करने में पूरा पूरा साल लग जाता है। ठीक है, आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, तो ये पूरी शिक्षा नीति लगभग लगभग 2030 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और इसमें भी लिखा गया है एनईपी 2020 में भी कई जगह ऐसा लिखा गया है, मैंने शुरू वाले पार्ट में ही आपको बताया था कि ये शिक्षा नीति इनका जो लक्ष्य है कि 2030 तक ये पूरी तरह से लागू हो जाए और हो जाएगी। ठीक है, जिस स्पीड से काम चल रहा है दिल्ली में तो काफी सारी चीजें लागू हो चुकी हैं। ठीक है, ये शिक्षा नीति, इस शिक्षा नीति पर दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जोर शोर से काम चल रहा है। ठीक है, और जितने भी मैं टर्म बता रही हूँ, अगर आपने आगे वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, या फिर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं, आपने बाद के भी चैप्टर नहीं देखे हैं, तो आप प्लीज जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है प्लेलिस्ट का, उस लिंक पर क्लिक कर इस पूरी नीति को देखें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है, उसको पूरी को पढ़ें। आप कोई भी एग्जाम देंगे उसके लिए आपको बहुत हेल्प रहेगी, बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। आप देख रहे होंगे इतनी देर से, मैं जितनी देर से आपको पढ़ा रही हूँ, कि एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है कि जिसको आप छोड़ सकें। इसलिए थोड़ी सी अगर आज वीडियो लंबी भी हो जाए तो प्लीज देख के जाना, बीच में से मत छोड़ना, कि हो सकता है कि ये वीडियो जो है ये आधा घंटे से भी ऊपर की हो जाए। ठीक है, हो सकता है। तो देखो एक एक चीज समझाने में टाइम लगता है, मैं आपके सामने बोल ही रही हूँ इतनी देर से, कोई अपनी कहानी मैंने सुनाई नहीं है आपको, और जो लिख रहा है इसको वही, इसमें जो भी लिख रहा है मैं उसको ही डिफाइन कर रही हूँ, तो चीजों को समझाने में टाइम लगता है। थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंस बना के रखा करो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है जैसे कि दुनिया भर के कई विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में शिक्षा होना कोई बाध्य नहीं है, कोई बाधा नहीं है, सॉरी, कोई बाधा नहीं है, बल्कि वास्तव में शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। देखो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उनके देश की भाषा है उसी भाषा में वो एमबीबीएस भी कराते हैं, यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई भी कराते हैं, लॉ भी पढ़ाते हैं, यानी कि जो एलएलबी करते हैं बच्चे वो भी उसी लैंग्वेज में करेंगे। वहां पर क्या है, अगर तुम लोग या हम लोग पढ़ने जाएंगे वहां पर तो हमें पहले उनके देश की भाषा सीखनी पड़ेगी, देन हम वहां पे पढ़ पाएंगे। ठीक है, बिना उनके देश की भाषा सीखे हम नहीं पढ़ सकते, चाहे आयरलैंड हो, है ना, चाहे इंग्लैंड हो, तो सारी जगह हमें उनके, देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इंग्लिश भी आपको ऐसा लग रहा होगा पूरे यूरोप में एक ही इंग्लिश बोली जाती है, एक ही इंग्लिश नहीं बोली जाती है, जैसे हमारे पूरे भारत में हिंदी नहीं बोली जाती है। ठीक है, हर स्टेट की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। हालांकि हिंदी ज्यादातर लोग समझ लेते हैं, है ना, अगर आप बात करोगे हिंदी में देश के किसी भी कोने के किसी भी व्यक्ति से तो वो समझ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां के वो पूरी तरह से बोल सकेगा, लिख सकेगा उसको। तो हर स्टेट की भाषा अलग अलग है, आपको पता ही है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, 22 से 24 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो ये चीज है, इसलिए इस चीज पर काम करेगी भारत सरकार
कि जो सिलेबस है उसको स्थानीय भाषा में देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है बल्कि वास्तव में शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ ही होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाधा होती है कि एक ही लैंग्वेज, मतलब स्थानीय लैंग्वेज में अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है, ये चीज बाधा रहेगी, इससे आगे जाके बहुत ज्यादा लाभ होगा। भारत की भाषाएं दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक और सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजन भाषाओं में से एक है, जिसमें से प्राचीन और आधुनिक साहित्य, यानी कि जो भारत का जो जो संस्कृति है ना, उसका जो सुंदरता है, या हम उसका बोले कि उसकी जो वोकेबुलरी है, या हम उसका बोले शब्दकोश है, वो बहुत सुंदर है, बहुत वैज्ञानिक है और बहुत ज्यादा बेसकीमती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा को विदेशों में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। ऐसा रिसर्च में पता करा गया है, रिसर्च में पाया गया है कि जो संस्कृत भाषा है उसे पढ़ने से माइंड तेज होता है। ठीक है, बच्चों के सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, इसलिए विदेशों में जो संस्कृत है वो पढ़ाई जा रही है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया पर एक मजेदार प्रोजेक्ट और गतिविधियों में भाग लेगा। उदाहरण के लिए ग्रेड 8 यानी कि क्लास 8, 7 और क्लास 6, 7 और 8 में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल, इस प्रोजेक्ट गतिविधि में छात्र आंशिक रूप से भारतीय भाषा में उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसके तहत सामान्य वैज्ञानिक रूप से विकसित व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियों उनकी सामान्य व्याकरणीय संरचना, संस्कृति और अन्य शास्त्रीय भाषाओं से इनकी शब्दावली के स्रोत और उद्भव को ढूंढने से लेकर इन भाषाओं के समृद्ध अंतर, प्रभाव और अंतरों को समझना शामिल रहेगा। ठीक है, यानी कि जो स्थानीय लैंग्वेज हैं उन पर काम किया जाएगा। और इस चीज को आप ध्यान रखना, द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको आप याद रखना, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया पर एक मजेदार प्रोजेक्ट या गतिविधि में भाग लेना। ठीक है, और ये क्या इन्होंने बताया कि 6, 7 और 8 क्लास में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। लास्ट में ये बोल रहे हैं कि अन्य शास्त्रीय भाषा और इनकी शब्दावली, इन सबको ढूंढा जाएगा और इन सब को भी सिखाया जाएगा। ठीक है, ये आगे इस पैरा में ये कहा गया है कि बच्चों को क्या सिखाया, जो आदिवासी लोग हैं उनको उनकी मतलब कोशिश की जाएगी कि उनको उनकी ही भाषा में सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक इन सारी चीजों को करा जाएगा, ताकि भारत की जो विविधता है, जो संस्कृति है, वो भी कायम रहे और बच्चे शिक्षित भी हो जाए। ठीक है, सरकार का इन दोनों पर ही काम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरा इसमें क्या कहा जा रहा है वो हम देखते हैं। भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है, जो हमारे संविधान में दर्ज हैं, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वही चीज लिख रही है जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, उन सबको की बात की गई है जो 8वीं अनुसूची में जितनी भी लैंग्वेज है में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी इनका शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लैटिन और ग्रीक साहित्य को भी यदि मिला दिया जाए, मतलब हमारा जो देश का साहित्य है, जो प्राचीन भारत का साहित्य है, ठीक है, चाहे हम कालिदास जी की बात करें, चाहे धन्वंतरी जी की बात करें, चाहे आर्यभट्ट जी की बात करें, ऐसे अनगिनत हमारे यहाँ पर महापुरुष रहे और उन्होंने जो अलग अलग सब्जेक्ट में किताबें लिखी हैं, काम किया है, बच्चों को पढ़ाया है गुरुकुलों में, तो वो जो इतिहास है और जो लैटिन इतिहास है, लैटिन का मतलब है जो यूरोप का इतिहास है, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि भारत का जो इतिहास है, वो भारत की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा विशाल है अकॉर्डिंग टू यूरोप की। ठीक है, संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, अब देखो संस्कृत साहित्य में कितनी सारी बुक लिखी गई है, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में कितनी सारी विषयों की बुक है या कितने सारे विषयों पर काम किया गया था प्राचीन भारत में। ठीक है,
संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा की जो बुक्स हैं धन्वंतरी जी ने लिखी हैं, और कौटिल्य ने भी जो लिखी है राजनीति की बुक, वो सब की भाषा जो है वो क्या है, संस्कृत है। वस्तुकला, धातुकला यानी कि रसायन विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी और बहुत कुछ जिन्हें संस्कृत ज्ञान लिपियों के रूप में जाना जाता है। इसलिए देखो बहुत कम मात्रा में हमारे देश में संस्कृत बोली जाती है। ज्यादातर पूजा पाठ में ही संस्कृत श्लोकों का प्रयोग करते हैं, या आरतियों में हम संस्कृत थोड़ा बहुत बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में संस्कृत लुप्त नहीं हुई है, संस्कृत निरंतर चलती हुई आ रही है। उसकी मेन कारण क्या है कि बहुत सारी बुक हमारी संस्कृत में ही है। अगर हम अपनी इतनी कीमती संस्कृत को खो देंगे, यानी कि संस्कृत जो भाषा है अगर हम उसको खो देंगे, अगर वो लुप्त हो गई, तो हमारा जो इतिहास है, इतना महत्वपूर्ण जो इतिहास है, वो पूरी तरह से हमारे लिए खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जितनी भी लैंग्वेज है भारत की, उन सभी को जीवित रखा जाएगा, ठीक है, चाहे आदिवासी लोगों की है चाहे अन्य लोगों की है, ठीक है। तो उन सभी को संरक्षण दिया जाएगा। इसीलिए इन्होंने बोला है कि स्थानीय भाषा, एक जो टीचर की नियुक्ति होगी उसको स्थानीय भाषा भी आनी चाहिए, प्लस वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए जो बुक में लिखी है, चाहे बुक इंग्लिश में लैंग्वेज में है, चाहे हिंदी लैंग्वेज में, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको कम से कम 2 भाषाएं आनी चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, इन सबको विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ साथ गैर धार्मिक लोगों और जीवन के साथ क्षेत्र और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा हजारों वर्षों में लिखा गया है, ठीक है। वही चीज मैंने आपको बताई कि इनको बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, बहुत सारे महापुरुषों ने लिखा है, और हजारों वर्षों में लिखा गया है। तो अगर कोई भी कोई भी प्राचीन लैंग्वेज है, अगर वो पूरी तरह से लुप्त हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा की पूरा इतिहास खराब हो जाएगा, है ना। और इतिहास क्या है, वो अनुभव है उन महापुरुषों का, ठीक है, उन लेखकों को और उन ऋषि मुनियों का, जो उन्होंने पूरे जीवन में देखा है, ठीक है। वो अनुभव उन्होंने उन बुकों में लिखा है, चाहे विज्ञान की बुक है, चाहे चिकित्सा की है, चाहे राजनीति की है, चाहे व्याकरण की है ना। तो अगर संस्कृत लुप्त हो जाए तो हमारा इतना सारा जो इतिहास है वो खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, इस प्रकार संस्कृत को त्रिभाषा की मुख्य धारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। यानी कि जैसे अब तक संस्कृत के ऊपर काम चल रहा था, यानी कि जैसे आप संस्कृत विकल्प के रूप में लेते थे, आगे भी आपको इस तरह से मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा या उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये कह रहे हैं कि वैकल्पिक लैंग्वेज के रूप में बच्चों को ये पढ़ाई जाएगी, ठीक है, जो भी पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, फाउंडेशन और मिडिल स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने और इसके अध्ययन को आनंदमय बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत में लिखा जा सकता है। यानी कि ये लैंग्वेज को इतना ज्यादा मजेदार बना देंगे कि बच्चों को पढ़ने में, समझने में मजा आएगा, ठीक है। अब देखो ये पैरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समय मिले तो आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको इस की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, एनईपी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। इस वाले टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना और मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। वहां से आप ये पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है पैरा, देखो ये 18 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें मुझे कुछ नहीं लगा ऐसे कि जो पेपर में आने लायक है। देखो ये लास्ट लाइन है, इसको देख लीजिए, सभी भारतीय भाषाएं जो समृद्ध मौखिक और लिखित साहित्य, संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान को अपने में संजोए हुए हैं के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि वही है कि भाषाओं का विकास किया जाएगा और ज्यादा उनको बेहतर बनाया जाएगा, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। और 20 वाला भी ऐसे ही है, और 21 वाला जो है पैरा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ते हैं। सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध किया जाएगा। यानी कि जो भाषा सिखाने की जो टेक्निक है, अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सिखाई जा रही है, फोनिक साउंड से सिखाई जा रही है और बहुत कारगर है।
फर्स्ट क्लास का बच्चा इंग्लिश की बुक पढ़ने लगता है अगर उसको फोनिक साउंड प्ले वे से ही सिखाया जाए, ठीक है, और बहुत जल्दी बच्चा इसको सीख जाता है। तो इन्होंने बोला है कि इस तरह की कुछ टेक्निकों का यूज किया जाएगा, चाहे वर्णमाला है, चाहे उनको अलग तरीके से सिखाया जाए, तो ऐसे टेक्निकों का यूज किया जाएगा जिससे वो भाषा को अच्छी तरह से सीख सकें। ठीक है, अब जैसे आप हिंदी बोलते हैं लेकिन आप पंजाबी में अगर आपको गाने सुनाए जाएं तो आप थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे कि गाना क्या कह रहा है, हरियाणा के गाने सुनाए जाएं तो आप थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे कि गाने का सेंस क्या है। तो इसी तरह से ये अदर लैंग्वेज को भी पढ़ाएंगे, जैसे ये बोल रहे हैं ना त्रिभाषा फॉर्मूला जो लेके आएंगे, तो ये इस आधार पर लेके आएंगे कि बच्चों को अलग अलग तरीके से, देखो आगे इसमें बोला भी जा रहा है कि किस माध्यम से ये जो भाषाएं सिखाई जाएंगी, जैसे फिल्म, थिएटर, कथावाचन यानी कि कहानियां सुनाई जाएंगी, है ना, उस जो भी लैंग्वेज एक्स्ट्रा इनको सिखानी है उसमें संगीत, काव्य, ये सारी चीजों को जोड़ते हुए ये नई भाषाओं को सिखाएंगे। अब देखो मूवी वगैरह में अगर आप दूसरे स्टेट की कोई भी मूवी देखेंगे, जैसे साउथ इंडिया की कोई मूवी देखेंगे, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज समझ में आएगी। अगर आप लगातार देखते रहेंगे तो आपको भाषा समझ में आने लगेगी। पंजाबी काफी लोग हमारे देश के जानते हैं, हरियाणवी काफी लोग हमारे देश के जानते हैं, और कैसे जाने हैं, ये फिल्मी दुनिया की वजह से जाने हैं, वहाँ के गाने, वहाँ की मूवी, वैसे ही लोग सीख लेते हैं। उसी तरह से जो हिंदी है, हमारे देश में बहुत सारे लोग हिंदी समझ लेते हैं लेकिन हिंदी बोल नहीं पाते हैं। अब वो समझ किस लिए लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो सिनेमा है, मूवी वगैरह है या सीरियल है या समाचार है, वो ज्यादातर हिंदी में ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनका जो रहेगा सिखाने पर, देखो लास्ट लाइन जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी और इस पर आपको ध्यान देना है। इस प्रकार भाषाओं का शिक्षण भी अनुभव आत्मक अधिगम शिक्षा शास्त्र पर आधारित होगा। ठीक है, यानी कि जो ये टेक्निक इन्होंने बताई है कि फिल्म, थिएटर, कथावाचन, काव्य, साहित्य, इन सारी टेक्निकों पर और इससे एक्स्ट्रा भी जो भी टेक्निक होंगी उन टेक्निकों पर भाषा शिक्षण आधारित होगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखना कि अनुभवात्मक अधिगम शिक्षण शास्त्र का क्या मतलब हो गया कि ये अलग अलग टेक्निकों से सिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरा इसमें कहा गया है 22 वाला, और ये इस वीडियो का लास्ट पैरा है। भारतीय साइन लैंग्वेज, देखो साइन लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं बधिर। ठीक है, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनको बोलते हैं बधिर। अब वो सुन नहीं पा रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा है कि आप किस भाषा में क्या बात कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। साइन लैंग्वेज यानी कि जो इशारे, आप इशारे करके जो लैंग्वेज होती है ना, इशारों में जो बातें होती हैं, या आप इशारे से किसी को बोलो कि पानी पीना है, खाना खाना है, या ये काम मत करो, या हाँ डन, जैसे थम्स अप का साइन आप दिखाते हैं ना, अंगूठा दिखाते हैं कि हाँ ठीक है बढ़िया, है ना, हाथ से बताते हैं कि हाँ बढ़िया, आप बोल नहीं रहे लेकिन आप एक्शन कर रहे हैं और सामने वाला समझ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज। तो जो बधिर होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं बच्चे, उनके लिए इस लैंग्वेज को मान्यकृत किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इस लैंग्वेज में अगर आप दूरदर्शन वगैरह न्यूज चैनल देखते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस लैंग्वेज में समाचार भी आते हैं। ठीक है, यानी कि एक एंकर जो समाचार सुना रहा है हिंदी में, जैसे हम लोग सुनते हैं वैसे सुना रहा है, और एक दूसरा एंकर क्या करता है कि वो जल्दी जल्दी से हाथों से साइन बनाता रहता है। ठीक है, मतलब वो अगर कोई नहीं सुनता है तो उसको भी समझ में आएगा कि क्या समाचार आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम तो कोई 10-20 साइन करते हैं। ठीक है, साइन लैंग्वेज के कोई 10-20 उदाहरण हमको आते हैं, जैसे खा लिया, पी लिया, या खुशी का चिन्ह, या हम सैड हैं तो उस तरह का मुंह रखना, तो ये सारी चीजें हमें आती है। लेकिन अगर बच्चे को प्रॉपर सिखाया जाएगा तो पूरी लैंग्वेज के रूप में काफी सारी चीजें होती हैं जो सिखाई जाएंगी। अब उस लैंग्वेज के बारे में ये क्या बोल रहे हैं वो हम देखते हैं। भारतीय साइन लैंग्वेज ISL को देश भर में मान्यकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी जो बधिर बधिर यानी कि जो सुनते नहीं है विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी। जहां संभव है और प्रासंगिक हो वहां स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें सिखाया जाएगा। जैसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषा होती है ना, तो अलग अलग साइन भी होते हैं। उसी तरह से कोई बढ़िया को, जैसे किसी को कोई चीज अच्छी लगी तो कोई लाइक दिखाएगा यानी कि कोई अंगूठा दिखाएगा, कोई हाथ से दिखाएगा,
ठीक है, मतलब अलग अलग होता है, कोई ऐसे गर्दन हिलाएगा मुस्कुरा के कि हाँ बढ़िया लगा, तो सबका अलग अलग होता है। तो उसी तरह से इन्होंने बोला है कि जो भी स्थानीय साइन लैंग्वेज होगी, संकेतिक भाषा होगी, उस एरिया में जो भी सांकेतिक भाषा चल रही होगी, उनके जो मानक होंगे स्थानीय लोगों के, उन पर भी काम किया जाएगा, उनको भी सिखाया जाएगा जहां तक संभव हो सके। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर काम किया जाएगा। और आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। देखो, भाषा से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन आपको सी टेट में मिलेंगे, टीजीटी पीजीटी में 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। तो इसलिए मैंने इसको पूरे एक ही टॉपिक को एक वीडियो में दिखाया है, बताया है, आपको समझाया है, ताकि आपको एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ना छूटे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और एक छोटा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कुछ भी आपको लगता है कि जो आपको समझ में नहीं आया, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जरूर से लाइक कर देना वीडियो को। जो भी फ्रेंड आपके टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ आप मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, या फिर आपके कोई भी मित्र हैं जो टीचर हैं, उनके साथ भी मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आपको सीटेट की तैयारी करनी है, तो मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री में वीडियो पड़ी है 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री की अलग है, और हिस्ट्री के फिर एमसीक्यूज भी कराए गए हैं। ठीक है, तो सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, उनको देख सकते हो। प्लस मैंने 10 ईयर प्रीवियस पेपर भी कराए हैं सीटेट के, उनको भी आप देख सकते हो, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। दो दो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो आपको देखना है, अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। लेकिन आप मेरे कहने से एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।